गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 4 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां जिनको कवर करेंगे और साथ में आपको बता देता हूं कि 2 नई रामसर साइट है जिनको शामिल किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की। तो अपन क्या है कि जो अब तक इसकी वजह से क्या है कि भारत के अंदर रामसर क्या की साइट कितनी हो गई, 49 साइट हो गई। तो जो महत्वपूर्ण रामसर साइट है उनको कवर करेंगे शुरू से लेके एंड तक। और बजट के अंदर 2 नई स्कीम वगैरह भी आई है, उनको भी कवर करने वाले हैं। और लास्ट में 5 करंट अफेयर्स के क्विज के साथ में वीडियो को एंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक 2022 के बारे में बात करते हैं। इस क्यों न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि शीतकालीन ओलंपिक है उसका उद्घाटन करने के लिए रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान और साथ में मध्य एशिया के 5 राष्ट्रपति है वो चीन पहुंचने वाले हैं। यानी इस उद्घाटन समारोह के अंदर इतने देशों के राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचने वाले हैं। खासतौर से पे क्या है, रशिया, रूस के राष्ट्रपति प्लस क्या है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी क्या है कि वहाँ पे जा रहे हैं। और ये कहाँ आयोजित हो रहा है, बीजिंग के अंदर। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 है वो बीजिंग के अंदर होने वाला है। इसकी कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि खासतौर से क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के द्वारा इस ओलंपिक का बहिष्कार किया गया था, चाइना का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय है, उइगर मुसलमान है, उनके साथ में जो उत्पीड़न वगैरह है, उनके मानवाधिकार हनन वगैरह की वजह से जो पश्चिम दुनिया के देश हैं उनके द्वारा इस ओलंपिक का बहिष्कार किया गया था। और इसी के चलते रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ में मध्य एशिया के जो अध्यक्ष हैं वो चीन पहुंच रहे। ये जो ओलंपिक है शीतकालीन ओलंपिक, ये प्रत्येक 4 सालों के अंदर आयोजित होता है। ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रहता है उसके 2 साल बाद में आयोजित किया जाता है। जैसे 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था, तो इसके 2 साल बाद 2022 के अंदर ये शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग के अंदर आयोजन हो रहा है। ये याद रखो कि सबसे पहले ये कब आयोजित किया गया था। पहला शीतकालीन ओलंपिक है वो 1924 के अंदर। इसके ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, बस आप जो करंट के अंदर न्यूज़ में रहता है वो ध्यान रखो। तो 1924 के अंदर पहला शीतकालीन ओलंपिक वगैरह आयोजित फ्रांस के अंदर हुआ था। और इसी संस्करण का अभी बीजिंग के अंदर आयोजित हो रहा है। भारत ने 1964 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक के अंदर भाग लेना स्टार्ट किया था। 1964 के अंदर एक तरह का इस पे बर्फ़ पे खेला जाता है, जैसे आइस स्केटिंग हो गया, बर्फ़ पे क्या है कि सारे के सारे गेम हैं वो आयोजित होते हैं शीतकालीन ओलंपिक के अंदर। पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1964 से भारत लगातार शीतकालीन ओलंपिक के अंदर भाग ले रहा है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, उन खेलों का आयोजन स्टार्ट कब हुआ था, 1896 के अंदर। पहला ओलंपिक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, एथेंस के अंदर 1896 के अंदर। और 2020 का जो ओलंपिक हुआ है कोविड की वजह से वो 2021 के अंदर हुआ था। जो टोक्यो ओलंपिक था जापान के अंदर, 2024 के अंदर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर होगा। और 2028 के अंदर अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो लॉस एंजलिस के अंदर आयोजित होगा। तो 2024 का याद रखिए आप, ठीक है। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। निकोबार आइलैंड के अंदर एक परजीवी फूल पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की गई। कहाँ पे दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है निकोबार द्वीप समूह। और इस समूह के अंतर्गत एक परजीवी फूल वाले पौधे की नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है दोस्तों। ये एक तरह का जो जेनस वगैरह है, जो प्रजाति खोज की गई है वो इस निकोबार आइलैंड के अंदर स्थानिक रूप से, यानी ये वहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, ये भी आप याद रखोगे। जिसका नाम क्या है, जीनस सेप्टेमेरेथन्स, ये पौधे की प्रजाति है। परजीवी फूल वाले पौधे प्रजाति का नाम क्या है दोस्तों, सेप्टेमेरेन्थस, ये पौधे की प्रजाति है जो हॉर्सफील्डिया ब्लूम है उसके कारण बढ़ता है। ये जीनस परिवार के लोरेंथसी से संबंधित है। ये जो जीनस है परिवार लोरेंथसी उससे संबंधित है। बस आप पौधे का नाम याद रखिए, एक परजीवी फूल के पौधे की प्रजाति है, कहाँ खोज हुई, निकोबार आइलैंड। अगला दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में कल बहुत कुछ जानकारी वगैरह है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन आज कुछ और महत्वपूर्ण। सबसे पहले कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा, भूपेंद्र यादव है वर्तमान के अंदर, उनके द्वारा हरियाणा के रामसर स्थल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के अंदर। और वहीं पर 2022 का विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वो मनाया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय स्तर का एक समारोह आयोजित किया गया था। और
ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की कार्रवाई, ये थीम है अब की बार, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि की कार्रवाई। 2022 की वेटलैंड दिवस है, उसकी थीम है, याद रखोगे। 2000 ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान के रामसर शहर के अंदर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स वगैरह है, उसको संरक्षण वगैरह करने के लिए ये कन्वेंशन वगैरह, रामसर कन्वेंशन अपनाया गया था। ठीक है, याद रखोगे। और 2 फरवरी को 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की लिस्ट के अंदर। गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और यूपी का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये 2 नए इंटरनेशनल रामसर साइट हैं, वो भारत की शामिल की गई है। गुजरात का खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और यूपी का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों। भारत के इसके चलते ये 2 नई शामिल हुई है, उसकी वजह से 49 रामसर साइट हो गई इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। भारत के अंदर रामसर स्थल है वो कितने हो गए हैं दोस्तों? 49 स्थल हो गए हैं। ठीक है, और जो टोटल कितना एरिया हो गया उसमें 10,93,000 के हेक्टेयर के आसपास के, कि पूरा का पूरा ये 49 रामसर साइट है वो कवर करती है। इसी के चलते दक्षिण एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से हो गया। 2021 के अंदर भी 4 क्षेत्र शामिल किए गए थे। 2022 के अंदर 2 क्षेत्र शामिल किए गए, 2021 के अंदर 4 क्षेत्र। कौन कौन से भाई? एक तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे राष्ट्रीय महत्व का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया था, ये भी हरियाणा के अंदर पड़ता है, जिसको 2021 के अंदर शामिल किया गया। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये गुजरात के अंदर पड़ती है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य वो गुजरात के अंदर पड़ती है। और अब की बार क्या शामिल किया? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, वाधवना आर्द्रभूमि है, वो भी गुजरात की है, इसको 2021 के अंदर शामिल किया गया था। और उत्तर प्रदेश की हैदरपुर वेटलैंड है। तो ये 4 से 5 स्थल वगैरह थे जिनको 2021 के अंदर शामिल किया गया। भिंडावास, सुल्तानपुर दोनों हरियाणा के अंदर है। थोल और वाधवना आर्द्रभूमि है वो गुजरात के अंदर है। और हैदरपुर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश की। इस तरह 5 रामसर स्थल हैं वो 2021 के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखना। अब कुछ महत्वपूर्ण भारत के जो रामसर स्थल हैं उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी है। अपने को थोड़ा सा याद रहना चाहिए, एक तरह दिमाग के अंदर फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले चिल्का झील को शामिल किया गया था 1981 के अंदर। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर पड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी ये झील है और इसको 1981 के अंदर आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसको 1981 के अंदर शामिल किया गया था। राजस्थान के 2 हैं, दूसरी कौन सी है? सांबर झील, जिसको 1990 के अंदर शामिल किया गया था। तो पहले केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है 1981 के अंदर, फिर क्या है कि सांबर झील है उसको 1990 के अंदर शामिल किया गया था। लोकटक झील है, ये मणिपुर के अंदर, यहाँ पे एक लोकटक झील कहाँ पे पड़ती है? मणिपुर के अंदर, 1990 के अंदर शामिल किया गया था। वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। हरीके झील है वो पंजाब के अंदर, जिसको रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। कुछ और पंजाब के अंदर कजली झील है वो भी है। रोपड़ वेटलैंड, कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, 2002 के अंदर शामिल किया गया। दीपोर झील असम के अंदर है। पोंगबान झील है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो कुछ महत्वपूर्ण ये एक तरह से याद भी रह जाए ना थोड़ा बहुत भी, कि कजली झील कहाँ पे? पंजाब के अंदर है। रोपड़ झील है वो भी पंजाब के अंदर है। कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। दीपोर झील है वो असम के अंदर है। कुछ ऐसे ऐसे नाम है आप देखोगे लिस्ट के अंदर जो अपने को पहली बार भी सुनने को मिल रहा है कई। तसो मरोरी झील है वो लद्दाख के अंदर है, जहाँ पे विवाद वगैरह लगातार चलता रहता है। अष्टमुडी झील है वो केरल के अंदर है। ठीक है, सष्टम कोटा झील है वो भी केरल के अंदर है। और वेम्बनाड की आर्द्रभूमि, ये 2002 के अंदर केरल के 3 स्थान है, अष्टमुडी झील, सष्टम कोटा और वेम्बनाड कोल झील है, उसको आर्द्रभूमि के रूप में शामिल किया गया था। भोज कहाँ पे पड़ती है भाई? मध्य प्रदेश के अंदर। भितरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा के अंदर है। और पॉइंट कैलेमरे वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है, इसको आर्द्रभूमि के रूप में तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, ये पॉइंट कैलिमरे। ठीक है, पूर्व कलकत्ता आर्द्रभूमि ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट दोस्तों, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर। रेणुका झील है वो भारत की सबसे छोटी झील है। कौन सी झील है भाई? सबसे छोटी झील है, याद रखो। होकेरा वेटलैंड है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। वुलर झील है वो भी जम्मू कश्मीर की, यह भी याद रखोगे, जिसको वेटलैंड के तौर पे शामिल किया गया। सुरेंसर और मानसर झील है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, जिसको वेटलैंड के तौर पे शामिल। रुद्र सागर झील है वो त्रिपुरा के अंदर। दीपोर झील है वो असम के अंदर। तो जो पूर्वी भारत है
उसके अंदर कौन कौन से हो गए, रुद्र सागर झील, दीपोर झील प्लस लोकटक झील, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉर्थ ईस्ट की शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात के अंदर, ये भी आप याद रखोगे। सुंदरबन डेल्टा, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट क्या है कि क्षेत्रफल है, जिसके हिसाब से सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, जिसको 2019 के अंदर शामिल किया था। नवाजगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये याद रखोगे। व्यास संरक्षण रिजर्व, ये पंजाब के अंदर पड़ता है, आपको पता है। और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पंजाब के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल वगैरह थे जिनको कवर किया, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे महाराष्ट्र के अंदर लोनार है, जो करेटर निर्मित झील है, 2020 के अंदर शामिल किया गया था, ये याद रख सकते हो। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम वगैरह। तो ये कुछ रामसर स्थल वगैरह थे जिनको हमने कवर किया। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, राइटर्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, राइट मतलब अधिकार, ठीक है, उसके द्वारा 2021 की इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई थी, और जिसमें केवल इंडिया से जुड़ी हुई है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें पत्रकारों में बोला गया है कि 108 पत्रकार हैं, उन पे हमला वगैरह हुआ, जिसकी वजह से 6 पत्रकार भी मारे गए थे। तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम की 2 स्कीम वगैरह के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीएम डेविन स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये जो स्कीम है डिवाइन, पीएम क्या की डिवाइन स्कीम है, इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अंदर वित्त मंत्री के द्वारा इस नई स्कीम की घोषणा की गई है, पीएम डिवाइन योजना के बारे में, जिसमें सरकार के द्वारा 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शुरुआती आवंटन के तौर पर। इस स्कीम के शुरुआती आवंटन के तौर पे 1500 करोड़ रुपए की पूंजी आवंटित की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल के रूप में इसको शुरू किया जाएगा। और इसके अंतर्गत मिजोरम की अपनी तरह की अनूठी एक बांस लिंक रोड्स है सहित बुनियादी ढांचा और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड प्रदान किया जाएगा। तो पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे क्या है कि मिजोरम के अंदर बांस लिंक रोड, यानी बांस के माध्यम से रोड वगैरह बनाई जाती है वहाँ पे टेरिन एरिया के अंदर। तो उस क्षेत्र के अंदर उस सहित क्या है कि बुनियादी ढांचा और जरूरत आधारित सामाजिक विकास है, उसको मदद करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत काम किया जाएगा, ठीक है। ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, ये याद रखिए। अगला दोस्तों, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही के अंदर बजट के अंदर घोषणा की गई है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल वगैरह के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं बताया इस स्कीम के बारे में। लेकिन अपन कुछ जो रिपोर्ट्स वगैरह है उसके आधार पर कह सकते हैं कि ये एक तरह का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो गांव वगैरह रहते हैं, सीमा से सटे हुए जो गांव हैं, वहाँ पे आधुनिक सुविधाओं और उनको क्या है कि बुनियादी जो भी ढांचे से संबंधित सुधार वगैरह करना, बुनियादी जो आवश्यकता वगैरह है उसको पूरा करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। खासतौर से चीन के साथ, भारत के सीमा के साथ गाँवों के अंदर बुनियादी ढांचे का सुधार करना, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर अवसंरचनात्मक जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है उसको फाइनेंस किया जाएगा, और साथ में आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत आवासीय और पर्यटन केंद्रों का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि क्या कि सीमावर्ती क्षेत्रों के जो गांव हैं, लोग हैं, उनको एक तरह का आजीविका के नए स्रोत के रूप में उनको मदद मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, 5 करंट अफेयर्स की क्विज देख लेते जल्दी जल्दी। सबसे पहले, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लोक इमुइडेशन सी लोक का उद्घाटन किया गया? इजमुइडेन ये समुद्री लोक है जिसका उद्घाटन है वो नीदरलैंड्स के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला, किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया गया है? वैसे दोस्तों प्रोजेक्ट सद्भावना है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना के द्वारा भी स्टार्ट किया गया है। जो आतंकवादी हमलों से पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना है वो भारतीय सेना भी चला रही है। लेकिन प्रोजेक्ट सद्भावना एक प्रोजेक्ट और है जो शासन के अंदर सुधार करने के लिए, किसके अंदर, गवर्नेंस के अंदर सुधार करने के लिए असम सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चर्चा में अल्बर्ट झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो अल्बर्ट झील ऐसा लगता है कि ये तो भाई राजस्थान के अंदर पड़ती है, ठीक है। अल्बर्ट हॉल वगैरह है वहाँ पे, तो अल्बर्ट झील राजस्थान के अंदर होगी। दोस्तों ये नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है, ये
और युगांडा, 2 देशों के बीच में, ठीक है, 2 देशों की सीमा बनाती है। एक तो कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, प्लस क्या है कि युगांडा देश है, उन दोनों की सीमा लगाती है, ठीक है, अल्बर्ट झील, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस है, वो कब मनाया जाता है? तो आपको बता देता हूँ, 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जिनको कवर किया। साथ में कुछ जो प्रमुख न्यूज़पेपर कटिंग्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले, श्रीलंका को भारत सरकार के द्वारा $50 करोड़ का कर्ज वगैरह दिया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका अभी वर्तमान के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है कि एक तरह का आर्थिक संकट से सामना कर रहा है। वहाँ पे क्या है कि एक तरह का विदेशी जो मुद्रा वगैरह है वो भी खत्म हो चुकी है। ऊपर से क्या है कि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था वगैरह है वो पूरी की पूरी तरीके से चरमरा गई है। वहाँ पे बिजली भारतीय, इसलिए क्या है कि भारत सरकार के द्वारा $50 करोड़ का कर्ज वगैरह है वो प्रदान किया जाएगा, ताकि क्या है कि वहाँ की जो ऊर्जा की कमी वगैरह है, वहाँ पे की लाइट वगैरह की जो समस्या वगैरह है उसका समाधान वगैरह निकाल सके। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, कौन से प्रोजेक्ट है? 75 के अंतर्गत जो वहाँ पे एक नई पनडुब्बी, 5वीं पनडुब्बी, जिसके तहत प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 5वीं, जिसका नाम क्या है दोस्तों? वागीर, जिसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है, और समुद्री ट्रायल पे ये इसको समुद्री ट्रायल वगैरह है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन है, वो एक तरह का भूमि का आधार कार्ड रहेगा। जिस तरह अपना आधार कार्ड रहता है एक यूनिक संख्या के साथ में, वैसा ही प्रत्येक भूखंड है, ठीक है, उसका एक आधार कार्ड होगा, ताकि क्या है कि यूनिक नंबर होगा, ताकि क्या है कि जो जितने भी जो भूमि विवाद वगैरह है उसको सोल्व करने के अंदर आसानी रहे। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ये बजट 2022-23 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा घोषित किया गया था, और इसमें 5.98 लाख गाँवों को ज़मीन वगैरह उसका कंप्यूटरीकरण है वो किया जा चुका है। ये भी आप याद रखोगे। एक पुरस्कार है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा, उसको लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है उससे नामित किया गया है, ठीक है, ये भी आप याद रखना।